तुम बेफिक्र रहो, मैं $1500 की बकाया रकम वसूल करने में ताखीर नहीं करूंगा। सारी अच्छाइयों के साथ जब तुम हरीसाना अंदाज में पैसे की बार बार तकरार करते हो तो बहुत छिछोरे मालूम होने लगते हो। बद्रीनाथ ने बदमज़गी से कहा, गनीमत है कि इस वक्त हम बिल्कुल मुफलिस नहीं है। मैंने उसके वो कड़वे कसीले फिक्र एक बेपरवायाना मुस्कुराहट से टाल दिए। उसने कोई अनोखी बात नहीं की थी, वो वही कुछ कह रहा था जो मैं उसे बावर करवाता चाह रहा था। एक आम जाती फोन कॉल के बहाने से मैं इंस्ट्रूमेंट दोबारा अपनी ख्वाबगाह में ले आया। मुझे हैरत थी कि इस वक्त तक अव्वल खान ने फोन पर मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने फोन पर घर राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि इन दोनों को बहलाने के बाद मैंने फौरी तौर पर घर जाने का फैसला कर लिया था। सोराबकोट के मुजाफाती वीराने में अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर की तबाही में 20 मैरीन कमांडोज और इन्हीं के साथ रास अलमेडा की मौत के बाद वाकयात की रफ्तार यकलख्त सुस्त पड़ गई थी। भाग दौड़ और मार धाड़ में ठहराव सा आ गया था। बस इतना हुआ था कि न्यूयॉर्क में रास अलमेडा के आइजक बेल नामी जानशी का वजूद सामने आ गया था। उसने अपने वली नेमत की मौत पर किसी बेवा औरत की तरफ फोन पर बुलबुलाकर मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी थी। वह न्यूयॉर्क में था और हम कराची में बैठे हुए थे, जहां का माहौल अमरीकी एजेंटों और दहशतगर्दों के लिए यक ब यक बहुत भयानक और खतरनाक हो चुका था। इस वजह से हमें फौरी तौर पर कोई खतरा दरपेश नहीं था। फिर यूं हुआ कि नेवल इंटेलिजेंस के कमांडर सईद की जाती कोशिशों से राह इन 2 आदमियों का सुराग मिल गया, जो रास अलमेडा की दावत पर सागा के मेहमान बनने के बाद पुरस्रार तौर पर शहर में रुपोश हो चुके थे। रास अलमेडा की मौत के बाद हमने बज़ाहिर सिर्फ इतनी सी कामयाबी हासिल की थी कि बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल को बेनकाब कर दिया था। थका देने वाली ज़हनी मुशक्कत के बाद मैं इन दोनों को अपनी लच्छेदार बातों में फंसा चुका था। वो दोनों बहुत घाक तजर्बेकार और मकार थे। इनसे मेरी मुलाकात की इब्तिदा बहुत चारिहाना और सनसनीखेज रही थी, मगर मैं नहायत सब्र व तहम्मुल से इनके साथ इस तरह पेश आता रहा कि आखिरकार इन्होंने मुझे मेरे चंद खामियों समेत काम का आदमी तस्लीम कर लिया था। इस वक्त तक इनका सिर्फ एक मिशन मेरे सामने आया था। वो डैनी को यानी मुझे तलाश करके अपना कैदी बनाने के ख्वाह थे। मैंने उम्मीद दिलाकर वक्त को टाल रहा था। इस टाल मटोल में मदन मोहन मुफ्त हाथ आया था। मैं चाहता तो इस असाब शिकन और सबर आजमा खेल को किसी भी लम्हे खत्म कर सकता था, मगर फिर मदन मोहन के जरिए अमेरिकी कौंसल खाने के निक मोडले का नाम सामने आ गया था। मैं खुद भी इस जरा सी कामयाबी पर खुश नहीं था। यूं महसूस हो रहा था जैसे रास अलमेडा की हलाकत के बाद हर महाज पर सन्नाटा हो चुका था। हमारे तमाम दुश्मन मौत के घाट उतर चुके थे और मुझे खानादार जिंदगी गुजारने की वो मोहलत मिलने ही वाली थी जिसके ख्वाब देखते देखते गजाला थक चुकी थी। निक मोडले से मुलाकात के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाना था कि इस बार अमरीकी और भारतीय हरीफ किन मकासद के लिए एक दूसरे से गठजोड़ करने की तैयारियां कर रहे थे। इनके अज़ाइम की संगीनी या कमजोरी सामने आने के बाद मैं मुस्तकबिल के बारे में ठोस मंसूबाबंदी कर सकता था। इन सब ख्यालात के रोह में बहता हुआ मैं थोड़ी देर बाद ही घर जा पहुंचा। वहां सब लोग मौजूद थे, इनमें अव्वल खान भी शामिल था। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। तुम्हारे फोन की घंटियां बज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मेरी तबीयत परेशान हो गई कि कहीं तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ न हो गई हो। अव्वल खान ने मुझसे पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाते हुए कहा, गड़बड़ क्या होती? मैं तो डर रही थी कि वो दोनों तुम्हारी गर्दन काट कर फरार न हो गए हों। वीरा ने हस्बे मामूल इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए तबसरा किया, अपने दुश्मनों के बारे में तुम्हारी हद से बड़ी हुई खुद एतमादी बाज़ौक़ात मुझे सख्त तशवीश में मुब्तला कर देती है। खुदा न करे कि कभी ऐसा हो। वीरा के खामोश होने पर गजाला ने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम सोचे समझे बगैर ऐसी बदशगुनी की बातें करने लगती हो कि मेरा दिल लर्ज उठता है। यह वीरा के दिमाग से ज्यादा उसके हाजमे का कसूर है। सुल्तान शाह बुड़बड़ाया, मेरे हाजमे से तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची है? वीरा ने सर्द लहजे में पूछा। तुमने तशवीश में मुब्तला होने का जिक्र ही कुछ इस तरह किया था जैसे पेशिश में मुब्तला होने की इतला दे रही हो। सुल्तान शाह ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और गजाला बेसाख्ता हंस पड़ी। तुमने शायद मेरे निकलने के बाद फोन किया होगा। मैंने उन लोगों के नोक झोंक को नजरअंदाज करके अव्वल खान से कहा, घर पर तो मेरे कान ही फोन की घंटी की आवाज पर जमे हुए थे। मदन मोहन हमारे लिए कारआमद साबित हुआ है। अव्वल खान मुझे बताने लगा, सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद वो सख्त जान नहीं है। वो सहल पसंद और नाजुक तबीयत का आदमी है, जरा सा तशद्दुद भी नहीं सह सका। इसी के गुण गाते रहोगे या अपनी कामयाबी के बारे में भी कुछ बताओगे? उसने बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल की पूरी कहानी सुना डाली है। इनमें से बेशतर बातें तुम पहले ही हमें बता चुके थे, लेकिन आम तरीन बात यह है कि उसने कराची के मुअज्जिजीन में एक ऐसे सोशल रैकेट का इंकिशाफ किया है जो हर हफ्ते पीने पिलाने की मखतूत महफिलों में यकजा हो जाता है। मकाम बदलते रहते लेकिन चेहरे कम बेश ही वही रहते हैं। कभी कभार इनमें किसी नए जोड़े का इजाफा होता है। लुत्फ की बात यह है कि मकामी लोग ऐसी होश रुपा दावतों में अपनी बीवियों के साथ शरीक होते हैं, मगर राह के एजेंट
फर्जी जोड़ों के रूप में आते हैं। जिन मर्दों के लिए राह की लड़कियां दस्तयाब नहीं होती, वो खूबसूरत मगर गैर मारूफ कालगर्ज को अपने साथ ले जाते हैं। और ये शर्मनाक धंधा पिछले कई बरस से चल रहा है, जब से आदमी की शनाख्त खत्म हुई है और दौलतमंदी को इज्जत और एहतराम का मायार बना लिया गया है। मालदार तबके के एक हल्के में ऐसी ऐश कोशियां खूब फल फूल रही हैं। इन गंदे धंधों में उलझ गए तो हम अपने असल मकसद से बहुत दूर हट जाएंगे। मैंने आजुर्दा लहजा में कहा, तुम्हें कबीदा खातर होने की जरूरत नहीं। ये महफिलें सिर्फ अयाशी के लिए नहीं सजाई जाती, इनका एक खास मकसद होता है। लोग पीने पिलाने के बाद अपनी मालूमात या कामयाबियों के बारे में डैंगे मारना शुरू कर देते हैं। इंडियन एजेंसी के अरकान अपने कान खुले रखते हैं और हर बहके हुए इज्तिमा से कुछ न कुछ नई बातें मालूम करके लौटते हैं। अपने मकसद के हासूल के लिए राह की लड़कियां अहम शख्सियात को अपने नाजो अंदाज का शिकार बनाती हैं और इनके मर्द साथी इस भीड़ में भटकती हुई इन नाम निहाद बेगमात को सहारा फराम करते हैं, जो इस महफिल के रंग पर आते ही अपने शौहरों की नजर इल्तफात से अचानक महरूम हो जाती हैं। अव्वल खान की आवाज से गम गुस्सा मुतरश्य था। ये लोग खुद ब खुद तो यकजा नहीं होते होंगे। वीरा ने हमारी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, इस सोशल रैकेट का रूह रुआ कौन है? अव्वल खान की जुबान से निकलने वाला नाम दूसरों के लिए शायद अजनबी रहा हो, लेकिन मेरे लिए नया नहीं था। वो शहर के एक मारूफ क्लब का साबिक ओहदेदार और एक कामयाब ताजर लीडर था। एक जमाने में कराची में इंडियन फिल्मों का शौक जनून की हद तक पहुंचा हुआ था। इस जमाने में वीसीआर नहीं था या शायद आम नहीं था। भारतीय कौंसल खाने वाले हफ्ते में 3 बार बड़े पर्दे पर ताज़ा तरीन इंडियन फिल्में मखसूस मेहमानों को दिखाते थे। वो इसी शौक में इनसे करीब होता चला गया और फिर इन्होंने मुनासिब वक्त पर इससे अपना काम निकाल लिया। इस वक्त तो अपने 4 दोस्तों की पुरजोश मुआवनत से यह सारा बखेड़ा चला रहा है। मदन मोहन ने इन 5 के नाम उकल दिए हैं। इन 5 हरामजादों को फौरन इसूली पर लटका देना चाहिए। सुल्तान शाह ने गुस्से से कहा। अव्वल खान के होठों पर अफसुर्दा से मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, वो बहुत घनौने काम में मुलव्विस हैं, मगर हम इनके खिलाफ यूं फैसला नहीं कर सकते। कुछ अरसे तक इनकी बाकायदा निगरानी करके ये सुराग लगाया जाएगा कि वह नादानिस्तगी में इन भयानक जराइम में मुलव्विस हुए या जानते बूझते हुए भारतीयों के आलाकार बने हुए हैं। मालूमात मिल जाने पर फैसला करने में एक लम्हे की भी देर नहीं की जाएगी। और राह के एजेंट, इनका क्या बनेगा? वीरा ने पूरे इश्तियाक लहजे में पूछा। मदन मोहन सिर्फ 7 नाम दे सका है। इनमें 3 लड़कियां और 4 मर्द शामिल हैं। अगर इन्हें सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो इन पर किसी भी वक्त हाथ डाला जाएगा, अपनी फितरी कज रवि और खूब रोई की वजह से। मदन मोहन ही अपनी नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल का सरबराह था, लेकिन महफिलों के बाज दावतनामे उसके मिशन के बड़े अफसरान बराह रास्त भी जारी करते हैं। इस वजह से वो हर एक के बारे में बाखबर नहीं है। नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल, मैंने हैरत से उन अल्फाज को दोहराते हुए कहा। तो इन लोगों ने अपने सोशल रैकेट को एक बाकायदा नाम भी दिया हुआ है। ये नाम राह वालों का दिया हुआ है। किसी काबिल जिक्र सरमायाकारी के बगैर इंसान की फितरी कमजोरियों से फायदा उठाने को वो बजा तौर पर नेचुरल इंफॉर्मेशन करार देते हैं। मनसूबाबंदी उनकी थी। सोशल रैकेट में शामिल होने वालों को शायद इल्म ही ना हो कि वो राह के नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल के मकासद पूरे कर रहे हैं। और मदन मोहन का क्या बनेगा? सुल्तान शाह ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। इसे तुम ले लेना। अव्वल खान से पहले वीरा बोल पड़ी। वो बैक वक्त बीवी और शौहर के फराइज अदा करने की खासियत से माला माल है, तुम्हें किसी भी मूड में बोर नहीं करेगा। बस, सुल्तान शाह मेज पर मुक्का मार का थाड़ा। मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अव्वल खान ने मामले की नजाकत भांपते हुए वीरा के तबसरे को अहमियत दे दी, मगर तुर्शी से इतना जरूर कहा, बाजुकात तुम बगैर सोचे समझे बोलती चली जाती हो और माहौल खराब कर देती हो। इस वक्त हम कुछ संजीदा बातें कर रहे हैं। सुल्तान शाह का बिगड़ा हुआ खूंखार चेहरा देखकर वीरा ने भी पसपाई इख्तियार कर ली और जल्दी से कहा, सॉरी, गलती होगी। मैं समझी कि सुल्तान शाह ने वो सवाल मुझसे किया है। मैं तुम पर लानत भेजता हूँ। मैं सवाल करूंगा तुमसे? सुल्तान शाह गुर्रा। वो सॉरी कह रही है, अपनी गलती मान रही है। अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने पूछा। सुल्तान शाह ने उसीली नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर गुन्ना कर वहां से अपने कमरे की तरफ चल दिया। मदन मोहन के बारे में उसके बड़ों ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। शायद वो अपने तौर पर इसे तलाश करने की कोशिश करने। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद अव्वल खान ने कहा, ऐसा ना हो कि इसकी गुमशुदगी की खबर पाकर तुम्हारे कैदी शुबहात में मुब्तला हो जाए। इनकी फिक्र मत करो और मदन मोहन को ठिकाने लगा दो। इसका यही एक जुर्म काफी है कि वो राह का एजेंट है। इसके साथ कोई भी दरमियानी सलूक नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, सोशल रैकेट की मुकम्मल तबाही तक मैं इसे जिंदा रखना चाहता हूँ, ताकि नफ्स परस्ती में मुब्तला होने वाले बदमस्त मकामी इसकी जुबान से असल कहानी सुनकर अपने करतूतों पर शर्मिंदा हो सके। हम में से बेशतर लोग दानिस्ता मुल्क या कौम से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन जाती मफाद
और खुशियों के हसूल की कोशिशों में वो इतने बेलगाम हो जाते हैं कि किसी और के नफा और नुकसान का ध्यान नहीं रखते। हो सकता है कि मदन मोहन की जुबान से खौफनाक हकायक का तज़किरा सुनकर सोशल रैकेट के बेशतर अराकीन अपने गुनाह आलूद हैवानी जिंदगी से तायब हो जाएं। हम अयालदार लोगों की इतनी काबिल जिक्र तादाद को मौत की सजा से दो चार नहीं कर सकते, मगर इनकी असलाह की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आज तुम अजीब बातें कर रहे हो, वीरा ने उलझन अमेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं मगरबी अस्कॉलर की जुबान से हमेशा ये सुनते आई हूं कि इस्लामी कवानीन फर्द के बजाय मुआशरे की इस्लाह पर जोर देते हैं। तुम्हारी शरीर सजाएं भी इसीलिए बज़ाहिर सख्त नजर आती हैं। इनका बुनियादी फलसफा यह बताया जाता है कि एक इस्लामी फलाही मुआशरे में किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को कड़ी सजा देकर पूरे मुआशरे के लिए इबरत की मिसाल बना दिया जाए, ताकि दूसरे लोग किसी जुर्म का तसव्वुर करते ही अंजाम के खौफ से लर्ज उठें। इसके बरक्स मगरिब में फर्द को अहमियत दी जाती है। इनका कानून फर्द की इस्लाह की कोशिशों में मसरूफ नजर आता है ताकि मुआशरा बेहतर हो सके, क्योंकि फर्द ही किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई होता है। मगरिब की बहरा रवी और जराइम पसंदी आज इस फलसफे की नाकामी का ऐलान करती नजर आती है, मगर तुम सोशल रैकेट के मुजरमों की इस्लाह की बात कर रहे हो। इसके सरबराह और इसके चारों सरगर्म मुआवनों को यकीनन कड़ी सजाएं दी जाएगी। अव्वल खान ने एक एक बात पर जोर देकर कहा, दूसरों का जुर्म इतना संगीन नहीं। जब बात इनफरादी जुर्म से बढ़कर इज्तिमाई जुर्म तक पहुंच जाए तो फिर सजा के नफाज से पहले जुर्म के मुहर्रिकात को समझना जरूरी हो जाता है। सवाल यह है कि एक इस्लामी ममलिकत में इस किस्म का सोशल रैकेट क्यों वजूद में आया। अव्वल खान ने बारी बारी हम तीनों की तरफ देखा। इसकी निगाहें जवाब तलब थीं। नाम से किसी भी मुल्क और मुआशरे की माहियत तब्दील नहीं हो जाती। चंद सानियों के सुकूत के बाद गजाला ने अव्वल खान के सवाल का जवाब देकर हमें चौंका दिया। सवाल यह है कि क्या हम वाकई एक मिसाली या फिर इससे कमतर दर्जे पर एक फलाही इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं, जहां जुर्म के बुनियादी असबाब को खत्म करके इस्लामी ताज़ीरात नाफिज कर दी गई हैं? जाहिर है कि ऐसा नहीं है। इस वजह से सोशल रैकेट जैसे गिरोह वजूद में आते हैं और शायद आते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी रोकथाम का कोई निजाम मौजूद में नहीं है। गुड। अव्वल खान ने तहसीन अमेज लहजे में यह कहकर अपनी तवज्जो वीरा पर मरकूज कर दी। मेरी बात को तुम किसी भी तरह मजहब से इनहराफ करार नहीं दे सकती। जब हम खुद ही अपने लोगों को ऐशो निशात की आज़ादी फराहम कर रहे हैं तो फिर इन पर इनसे कड़ी बाजपुरस कैसे की जा सकती है। हमने स्पेशल टास्क फोर्स में इंसानी लहू की हुर्मत का एक कड़ा मायार मुकर्रर किया हुआ है। हमारे यहाँ बेयकीनी नहीं है आदमी महब्ब वतन होता है या फिर गद्दार। बाहर से आने वालों के मुकद्दर का फैसला इसी एक मायार पर किया जाता है। इन्हीं की सरकोबी हमारे फराइज मनसबी में शामिल है। हम शहरी पुलिस के थानेदार नहीं बन सकते। इस रैकेट को बनाने वाले वो लोग हमारे असल मुजरिम हैं जिन्होंने मदन मोहन या नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल से साजबाज की हुई थी। वो हरगिज नहीं बचेंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वीरा ने सर हिलाते हुए पुरख्याल लहजे में कहा। तुम्हारा अलमिया यह है कि तुम्हारे हुक्मरान मुनाफिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के दिलों को गरमाने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। काम बन जाता है तो इक्तदार की कुर्सी पर बैठकर कानून की इस बाइबल का मुतालिया शुरू कर देते हैं जो मगरब की तख्लीक है। जैसा कि अभी भी पाकिस्तान में बाहर का कानून नाफिज है और इसमें शिक्के पैदा करके अपने मतलब की बातें निकाल ली जाती हैं और अपने मतलब के कानून बनाए जाते हैं और इन्हीं कानूनों के सहारे सियासत को खेला जाता है और इसी सियासत में आपके मुल्क की आवाम को ज़लील-ओ-ख्वार किया जाता है और अपनी रोजी रोटी के अड्डे चमकाए जाते हैं। आए दिन तुम्हारे मुल्क में करप्शन, चोरी चकारी और माफिया सरगर्म रहती है। इसीलिए आज तक तुम लोगों का ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। हम में से कोई भी वीरा की तायद या तरदीद करने की हिम्मत नहीं कर सका। बाज़-औक़ात वो बहुत तल्ख और काटदार सच बोलने पर तुल जाती थी और किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। मैं अपनी खिफत मिटाने के लिए सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। एक गहरा सांस लेकर धुआं फिजा में बखेरने के बाद वो बोझल सकूत मैंने ही तोड़ा और अव्वल खान से पूछा। कैलेंडर से नजर आने वाली वीरा कभी कभार आलम फाजल भी बन जाती है। इस बहस में उलझ कर तुमने अब तक ये नहीं बताया कि यौमुल सब्त वाली धमकी का क्या बना। पूरी कोशिशों के बावजूद हम कुछ भी नहीं कर सके। अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर कहा, कल शाम 6 बजे कोट अदू के थर्मल पावर हाउस में एक धमाके के साथ थर्मल कंट्रोल रूम में आग लग गई। आज इकबाल की धमकी पूरी होगी। उसका खुला सबूत यह है कि पाकिस्तान के एक दूर उफ्तादा मकाम पर उन्मा होने वाला वो वाकया बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल नहीं था, लेकिन कल रात ही वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC रेडियो ने अपनी नशरियात में इस धमाके और उसके नतीजे में पावर हाउस के बंद होने की खबर नशर कर डाली। मगर यह हुआ कैसे है और तुमने ये खबर अब तक दबाए रखी थी? वीरा ने एहतजाज किया। बुरी और हौसला शिकन खबरों की तशहीर से मैं गुरेज ही करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा और ना मैंने कुछ बताया। अव्वल खान ने पुरमराल लहजे में कहा, मगर इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी है।
वापटा के हुकाम अपनी जगह पर मुस्तैद थे। धमाके के मुजरिम को फरार होते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। क्या गैर मुल्की रेडियो स्टेशनों ने यह खबर भी नशर की थी? मैंने सवाल किया। नहीं, वो इस मकामी खुशखबरी से महरूम रहे। गैर मुल्की नशरियात को मॉनिटर करने वाले एक कौमी इदारे ने आज इतला दी है कि दोनों खबरों का मवाद यकसां और हकायक से कदरे मुख्तलिफ था। शाहिदीन हादसा होने से पहले ही मुतवक्का नुकसानात की रोशनी में खबर फराम कर दी गई थी। ये काम डेविड स्टार्स ही कर सकते थे। मैंने मुतासफाना लहजे में कहा, अबलाग के जराए पर इनका कंट्रोल है। मेरे फोन पर ऑब्जर्वेशन लगा हुआ होने की खबर मिलने के बाद से आइजक बेल ने मुझे फोन नहीं किया। उसे फोन करके अपनी धमकी को पाया तकमील तक पहुंचाने की खबर देने के बजाय पाकिस्तान में बकसरत सुने जाने वाले रेडियो प्रोग्रामों का सहारा लिया है। ये कामयाबी उसके हौसले बढ़ा देगी, मगर ये तो फजूल बातों को छोड़ो। वीरा ने मेरी बात काट कर अव्वल खान से कहा, यह बताओ कि पकड़े जाने वाले ने क्या कहानी सुनाई है? वो क्या कहता है? तुम बिला वजह टांग अड़ाती हो। मैंने चिल्ला कर कहा, मैं खुद भी यही पूछ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लो कि यह सवाल तुम नहीं किया है। वीरा ने बेनियाजी से कहा, फिलहाल यह वफाकी तफ्तीशी इदारों का केस है। बस इतना मालूम हुआ है कि इसने टिफिन बक्स में टाइम बम छुपाने का एतराफ किया है। वो वापटा का मुलाजिम और कोट अद्दू के एक फादर का बेटा है। वीरा चौंक पड़ी। एक फादर का बेटा? यानी अब उन्होंने अपनी साजिशों के ताने बाने मकामी गिरजाघरों तक फैला दिए हैं। यह बहुत खतरनाक हरकत है। इसका रद्द-ए-अमल में फसाद भी हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा, मैंने वसूख से कहा। यह मुजरिम की इनफरादी हरकत ही रही होगी। उसकी बिना पर कोई मजहबी मुनाफरत नहीं फैलेगी। तफ्तीश करने वाले इस पहलू से गाफिल नहीं होंगे। इस पादरी को भी बाज पुरस में शामिल कर लिया गया है। मुझे इस तरफ से मजीद कुछ मालूमात हासिल हो जाए तो फिर मैं मदन मोहन से भी इस बारे में बात करूंगा। आइजक बेल न्यूयॉर्क में बैठकर कोटअद्दू के किसी आदमी को बराह रास्त हदायत नहीं दे सकता। यहाँ अब भी उसके कुछ न कुछ कारिंदे मौजूद हैं। इस बारे में अब हमें अपने जहन साफ कर लेने चाहिए। वीरा ने फैसला कुन लहजे में कहा। आइजक बेल ने पहली बार ही फोन पर बता दिया था कि रासल मेंढा मारा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तानियों में उसके खरीदे हुए मुखबरों का जाल फैला हुआ है। इस हादसे ने साबित कर दिया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वह अव्वल दर्जे का झूठा और मक्कार है। मैंने बेसाख्ता कहा, या रासल मेंढा के मुखबरों का कोई जाल मौजूद होता तो वह अपनी मदद के लिए मुंबई से बदरी और रमेश को हरगिज न बुलाता। कोटअद्दू के पादरी के बेटे से आइजक का कोई इकलौता राब्ता रहा होगा। इसी के बल बोते पर उसने मुझे धमकी दी और उसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिर उसने तबाही की खबर नशर करा के हमें यह तासुर देने की कोशिश की कि हमारे गिर्द दुश्मन का एक मजबूत हिसार मौजूद है। यह सब इसका फराड है। मैं इसे मरऊब नहीं हो सकता। खुदा करे कि ऐसा ही हो। मैं उसकी खैर ख्वाह नहीं हूं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं दुश्मन को हकीर नहीं समझ सकती। दुश्मन जब तक जिंदा है दुश्मन ही होता है। मैं बदरी और रमेश के साथ वक्त गुजार रहा हूं। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि रासल मेंढा की मौत के बाद वो यहाँ किस कदर बेसहारा रह गए हैं। दिल मुराद उनकी जाली करेंसी हजम करके गायब हो चुका है और इन्हें पूरे शहर में मेरे सिवा कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि अब हमारी असल लड़ाई सिर्फ आइजक बेल से होगी। अव्वल खान ने कहा, बदरी और रमेश को तुम क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? मैंने धीरे से पूछा। मेरी दानिश में उनकी कोई आफादियत नहीं है। मदन मोहन के पकड़ लिए जाने के बाद इन्हें मार दिया जाना चाहिए। तुम गैर जरूरी तौर पर इनकी रस्सी दराज कर रहे हो। इनके लिए खुद को तलाश करने का ढोंग रचा कर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वीरा ने अव्वल खान की तायद करते हुए कहा, ऐसा ना हो कि उन्हें तुम पर अपना वार करने का कोई मौका मिल जाए। मैं सोचे समझे अंदाज में इन पर मेहनत कर रहा हूँ। वो दोनों मुझ पर इतना एतमाद करने लगे हैं कि अब मुझे SSB में बाकायदा शमूलियत के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी तोरी चाल भी हो सकती है। वीरा ने कतई कलामी करते हुए कहा, इसका फैसला सुबह हो जाएगा। 11:30 बजे तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या 11:30 बजे मुश्तरी से कोई खलाई तश्तरी तुम्हारे लिए कोई पैगाम ला रही है? मेरा मजाक का उड़ाने की कोशिश ना करो। इनके किसी काबिल एतमाद नुमाइंदे को सुबह 11 बजे अमरीकी कौंसल खाने में निक मोडले नामी एक अफसर से मिलना है। ओह! अव्वल खान चौंक पड़ा और वो इस बार भी तुमसे काम लेना चाह रहे हैं। मदन मोहन का पैगाम जूं का तूं पहुंचाने के सिले में यह काम मेरा हक बन चुका है। मैंने दाहिनी आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, मगर तुम बेफिक्र हो, मैं ये खतरा मोल लेने के मूड में नहीं हूं। शुक्र है कि तुम्हें इतनी अकल आ चुकी है। वीरा ने अपना मुंह बिगाड़ के कहा, मदन मोहन के जरिए तुम क्या पैगाम लेकर गए थे? इसका कहना है कि वो खुद भी लिफाफे में बंद पैगाम से बेखबर है। मैंने भी इस बारे में इस पर कोई चबर नहीं किया। मुझे मालूम था कि इस बारे में तुम कोई ना कोई खबर निकाल ही लाओगे। शायद मेरा अंदाजा दुरुस्त था। आइजक बेल की तरह मदन मोहन भी मकार और झूठा है। उसने साइफर कोड में इन दोनों को किसी तीसरे आदमी के जरिए निक मोडले से मिलने का मशवरा बल्कि हुक्म दिया है। अगर वो इस बारे में झूठ बोल सकता है तो उसकी दूसरी बातों पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। खां इसका ये झूठ हैरान कुन है। अव्वल खान ने मेरी राय से इत्तेफाक करते हुए कहा, उसे मालूम था कि वो लिफाफा तुम्हारी तहवील में है और तुम ही ने उसे पकड़कर मेरे हवाले किया है।
इसका झूठ किसी भी लम्हे खुल सकता है, फिर उसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने उसे कमजोर दिल और नाजुक मिजाज समझकर गलती की है। तुम्हारी इसी नरमी ने उसका हौसला बढ़ा दिया। वो मक्कार और सख्त जान है, उसकी खाल गिरा कर ही तुम उससे सच चुगलवा सकोगे। यानी ठीक कह रहा है, राह का कोई आदमी रहम या हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं। उसे 4 चोट की मार मारोगे तब ही वो सच चुगलेगा। वीरावल खान को मशवरा देकर मेरी तरफ मुतवज्जा होगी। मदन मोहन की कहानी बाद में आती रहेगी, तुम अपनी कथा तो सुनाओ, वहां क्या हो रहा है? अभी तक इन्हें मेरी जात पर किसी किस्म का शुबा नहीं हो सका। यह कहकर मैंने उन्हें पर्ल से अपनी रवानगी के बाद से आखिर तक के वाकयात सुनाना शुरू कर दिए। सुल्तान शाह वीरा से बरहम होकर तैश के आलम में अपने कमरे में चला गया था, मगर उसके कान हमारी तरफ ही लगे हुए थे। मेरी बातों की भनक मिलते ही वो दोबारा ड्राइंग रूम में लौट आया। किसी ने उसकी रजाकाराना वापसी पर कोई तबसरा नहीं किया। वीरा यूं बनी बैठी रही जैसे उसने उसे देखा ही ना हो, और वो खामोशी से दोबारा हमारी महफिल में शरीक हो गया। अब अंदाजा हुआ कि तुम ठीक ही कह रहे हो। मेरे खामोश होने पर अव्वल खान ने कहा, मदन मोहन के बाद निक मोड़ले का नाम सामने आने का मतलब है कि अभी इनका किरदार बाकी है।